गीजा पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन से लेकर हजारों साल पहले लिखी जाने वाली हायरोग्लिफिक्स में मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स और यॉट्स के पाए जाने तक इजिप्ट की जमीन ऐसी ऐसी मिस्ट्री से भरी हुई है जिसको देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। कायरो से 550 किलोमीटर दूर एंशियंट इजिप्ट के कदीम शहरों में से एक शहर को अबाइडोस के नाम से पहचाना जाता है। इसके एक तरफ 11 किलोमीटर दूर नाइल रिवर गुजरती है तो दूसरी तरफ दूर दूर तक सिर्फ ऐसी रेत ही रेत है। 1988 की बात है जब तूफानी आंधी की वजह से रेत के अंदर से एक अजीबो गरीब चीज उभर कर बाहर आई। ये इंतहाई खस्ता हाल की लकड़ी से बना कोई स्ट्रक्चर था जिसको बुरी तरह से दीमक खाकर खोखला कर चुकी थी। इसकी हकीकत जानने के लिए यहाँ आर्कियोलॉजिकल टीम ने ईयर 2000 में खुदाई का काम शुरू किया। ये खुदाई बहुत ही देखभाल कर की जानी थी क्योंकि एक छोटी सी भी गलती इस स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकती थी। जो चीज रेत के अंदर से निकल कर आई वो कोई मामूली स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक 70 फुट लंबी बोट थी। रेगिस्तान के बीचों बीच इस अकेली बोट का भला क्या काम था। मामला अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ था। इस गुत्थी को सुलझाने की खोज अभी चल ही रही थी कि मालूम पड़ा कि यहाँ एक नहीं दो नहीं बल्कि ऐसी टोटल 14 बोट्स थी जिनको एक दूसरे के साथ साथ लाइन से रेगिस्तान में दफन किया गया था। बोट्स को पूरी तरह रेत से निकाल नहीं पाए थे क्योंकि उनको खदशा था कि अगर ऐसा किया तो ये बोट्स टूट जाएंगी और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री अधूरी ही रह जाएगी। सिर्फ वो लकड़ी के चंद सैंपल्स की मदद से ये मालूम करने में कामयाब हुए कि बोट्स 5000 साल पुरानी है, यानी गीजा पिरामिड से भी 500 साल पुरानी। पर ये अकेला जवाब इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए काफी नहीं था। कुछ अरसे के बाद लेटेस्ट सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से अब आर्कियोलॉजिस्ट इस काबिल हो चुके थे कि वो इस पूरे एरिया को बगैर हाथ लगाए उसका एक 3D मॉडल बना सके। स्कैनिंग के बाद जो 3D मॉडल बनाया गया वो कुछ इस तरह दिखता है। ये इंसानी इतिहास में अब तक का सबसे पुराना बेड़ा माना जाता है। 60 से 70 फुट लंबी बोट्स जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इनको बड़ी एहतियात से एक दूसरे के पैरेलल खड़ा किया गया है। जिस जगह ये बोट्स खड़ी हैं इसको देखकर सबसे पहला ख्याल ये आता है कि क्या कहीं ये उस दौर में नाइल रिवर का किनारा तो नहीं था। एक्सपर्ट्स ने देखते साथ ही इस बात से इनकार कर दिया क्योंकि अगर ये बोट्स रिवर के किनारे बहकर आती तो वो अधूरी पोजीशन में खड़ी रहती। ये तो एक दूसरे के मुकाबले में बिल्कुल सीधी खड़ी हैं, जिसका मतलब है कि इनको यहाँ लाकर खड़ा किया गया है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ने आसपास के लैंडस्केप का भी अच्छी तरह मुआयना किया और कहीं से भी ये जाहिर नहीं हुआ कि नाइल रिवर यहाँ से कभी गुजरा करती थी। तो फिर आखिर ये बोट्स किसकी थी और अगर ये रिवर में बहकर यहाँ तक नहीं आई तो फिर इनको रेगिस्तान तक क्यों लाया गया था। एक इशारा उस वक्त मिला जब बोट्स के ढांचों को 3D ग्राफिक्स की मदद से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया। ये कोई मामूली बोट्स नहीं बल्कि रोइंग वेसल्स थी जिनको 30 लोग मिलकर चप्पू की मदद से चलाया करते थे, जैसा कि आजकल की राफ्ट बोट्स होती हैं। इनके डिजाइन पर गौर किया जाए तो लकड़ी के तख्तों को रस्सियों से जोड़ जोड़ कर बड़ी महारत से बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये उस दौर में बनने वाली बोट से काफी अलग और एडवांस्ड दिखती है। इसमें लकड़ी के तख्तों को अंदर से एक खास एंगल में काट कर लगाया गया है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इनको सिर्फ खूबसूरती देने के लिए ऐसे बनाया गया था। एंशिएंट इजिप्ट में सिर्फ एक शख्स इस तरह की बोट्स रख सकता था और वो था एंशिएंट इजिप्शियन किंग यानी फेरो। सिर्फ किंग के पास ही इतनी ताकत थी कि वो उस दौर की स्टेट ऑफ द आर्ट बोट्स को ऐसे ही रेगिस्तान में कचरे की तरह छोड़ दे। पर सवाल है कि इनको रेगिस्तान में रखा क्यों गया था। अबाइडोस बोट्स की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए इजिप्टोलॉजिस्ट ने आसपास के एरिया की छानबीन शुरू कर दी। जिस जगह पर ये बेड़ा दफन हो रखा है इसके पास ही एक बहुत बड़ा मिट्टी की ईंटों का तबाहशुदा स्ट्रक्चर मौजूद है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर एंशिएंट इजिप्शियन की इबादत का लगता है जहाँ वो अपने खुदा यानी अपने फेरो को पूजते थे। यहाँ अक्सर इवेंट्स भी हुआ करते थे क्योंकि यहाँ से ऐसे मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं जिसमें कभी खाना और शराब डला करती थी। इन बर्तनों की कार्बन डेटिंग भी यही इशारा दे रही थी कि इनको उसी दौर में बनाया गया था जिस दौर में इन 14 बोट्स को बनाया गया था। अब इजिप्टोलॉजिस्ट को पक्का यकीन हो गया कि 14 बोट्स का इस स्ट्रक्चर के साथ जरूर कोई कनेक्शन है। करीब से जब इन बोट्स का दोबारा मुआयना किया गया तो एक ऐसा इशारा मिला जो इस डिस्कवरी के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला था। बोट्स के गिर्द भी मिट्टी से बनी ईंटें लगी हुई पाई गई। ईंटों की दीवार ठीक बोट की कर्व के हिसाब से बनी हुई थी कि जैसे इनको खास बोट्स के लिए बनाया गया हो। ये दीवार सिर्फ बोट्स की साइडों पर ही नहीं बल्कि उनके नीचे भी ऐसी ही ईंटें लगी हुई थी। अब जब 3 साइडों पर ईंटें लगी हैं तो जरूर बोट्स के ऊपर भी ईंटें लगाई गई होंगी जो अब वक्त के साथ गिरकर मलिया मेट हो चुकी हैं। 3D ग्राफिक्स की मदद से जब बोट्स के ऊपर वाले हिस्से पर भी ईंटें लगाई गई तो वो कुछ इस तरह का मंजर पेश करने लगी। ये कुछ और नहीं बल्कि बोट्स के यानी कश्तियों के ताबूत थे।
जी हाँ, ममीज की तरह इन बोर्ड्स को भी 5000 साल पहले बड़ी शान और शौकत के साथ इन ताबूतों में डाला गया था। इनके ऊपर खूबसूरती के लिए व्हाइट लाइमस्टोन का प्लास्टर किया गया था। जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती थी तो ये रेगिस्तान में दूर से ही चमकती दिखाई देती थी। आपको यहाँ बताते चले कि पिरामिड्स भी जब नए नए बने थे तब इनकी टॉप लेयर पर भी इसी किस्म का व्हाइट प्लास्टर लगाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट को कई एविडेंस मिले हैं जिससे जाहिर होता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस व्हाइट लाइमस्टोन के प्लास्टर को खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया करते थे। लाइमस्टोन प्लास्टर के बाद पिरामिड्स भी रेगिस्तान में मोती की तरह चमकते थे। आर्कियोलॉजिस्ट कई सालों के बाद अबाइडोस बोर्ड्स की मिस्ट्री को काफी हद तक सुलझा चुके थे। एक बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि ये बोर्ड्स नाइल रिवर में बहकर यहाँ तक नहीं आई थी। इनका एडवांस्ड डिजाइन इस बात की गवाही दे रहा है कि ये किसी एंशिएंट इजिप्शियन किंग की बल्कियत थी और इनको ईंटों के ताबूत में डालकर रखा गया था। अब सिर्फ आखिरी सवाल के जवाब की तलाश थी कि बोर्ड्स को ताबूत में डाला ही क्यों गया था। यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में एक इजिप्शियन किंग की टूम्ब मौजूद है, यानी जहाँ उनको मरने के बाद रखा जाता है। हैरत की बात यह है कि ये टूम्ब भी उसी दौर में बनाई गई थी जिस दौर में बोर्ड्स और इबादतगाह के अंदर मौजूद बर्तन बनाए गए थे। इस टूम्ब में न सिर्फ फैरो की मम्मी को रखा गया था बल्कि इसके साथ जो ये छोटे छोटे बॉक्सेस आप देख रहे हैं इनमें फैरो के करीबी साथियों को दफन किया गया था, वो भी सेम उसी दिन जिस दिन किंग की मौत हुई थी। जी हाँ, किंग के ऑनर में उसके जितने भी करीबी साथी थे उन्होंने भी अपनी जान देकर अपने फैरो अपने खुदा के साथ ही इस दुनिया से जाने का फैसला किया था। उनका ये यकीन था कि मरने के बाद वाले सफर को आसान बनाने के लिए किंग के साथ उसकी सारी दौलत, उसका सामान और हत्ता के उसके नौकरों को भी उसके साथ ही दफन किया जाए। बोर्ड्स को भी उसी किंग की आफ्टर लाइफ को आसान बनाने के लिए इतनी शान और शौकत के साथ ताबूतों के अंदर रखा गया था। ये एक ऐसी रस्म है जिसको बाद वाले इजिप्शियन फेरोज की टूम्स में भी नोटिस किया जा चुका है। ज्यादातर इजिप्शियन फेरोज की टूम्स को लुटेरे लूट चुके हैं और कई शायद अब तक कहीं रेत के अंदर छुपी हुई है। 1922 में वैली ऑफ द किंग्स में जमीन से कई फुट नीचे किंग टूटनखामुन की टूम्ब मिली थी जो किसी तरह लुटेरों से बच निकली। इसमें किंग का सारा खजाना और सारा सामान बिल्कुल सही सलामत अनटच्ड हालत में मौजूद था। इस खजाने में भी 35 बोट्स के मॉडल्स पाए गए थे जिनको शायद अबाइडोस बोट्स की तरह ही किंग की आफ्टर लाइफ के सफर को आसान बनाने के लिए उसके साथ ही दफन किया गया था।